गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, हमारी क्लास काफ़ी दिन से स्टॉप थी, रुकी हुई थी। कुछ अनअकैडमी में टेक्निकल प्रॉब्लम यूट्यूब पे होने के कारण से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब होप करते हैं कि अब लगातार क्लासेस चलेंगी। तो चलिए हम लोग अनअकैडमी के विषय पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि अनअकैडमी है क्या, फिर हम लोग टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अनअकैडमी लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इस समय बन चुका है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ना तो हुआ है भारत में, ना तो होने की संभावना है, क्योंकि लाखों के तादाद में यहाँ पे बच्चे जुड़े हैं, योग्य तथा अनुभवी टीचर से शिक्षा प्राप्त करते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। और इसकी प्रमुख कुछ विशेषता भी है अनअकैडमी की, जैसे डेली लाइव क्लासेस। अब डेली लाइव क्लासेस अनअकैडमी में डेली लाइव क्लासेस होता है, मॉर्निंग से लेकर के लेट नाइट तक पूरी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहती है। उस क्लास के दौरान आप एजुकेटर के साथ डिस्कशन व किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस या डाउट हो तो आप डायरेक्ट जो है कि मैसेज बॉक्स पोल खुला होता है, वहाँ पे आप टाइप करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात है, इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि लाइव टेस्ट क्विजेज कराए जाते हैं, अर्थात मॉक टेस्ट होते हैं। और मॉक टेस्ट में आपकी एक्यूरेंसी अगर बेहतर बनी हुई है तो आप एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तीसरी इसकी विशेषता जो है, स्ट्रक्चरल कोर्स का मतलब ये होता है कि अगर मान लो स्टूडेंट, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कोर्स प्रोवाइड करता है अनअकैडमी, अगर वो किसी विशेष, मान लो कि यूपीएससी कोर्स में वो जाना चाहता है, तो यूपीएससी के लिए उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग टू पढ़ाई की जाती है और सिलेबस का एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के दौरान ही पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाता है। तो स्ट्रक्चरल कोर्स प्रोवाइड करता है कि टाइम ड्यूरेशन कितना एक कोर्स पे लग सकता है, वो सारी स्ट्रैटेजी जो है कि अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। अनलिमिटेड एक्सेस भी है। अगर मान लो कोई स्टूडेंट को सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो भी वह देख सकता है कभी भी। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कैसे करेंगे। तो स्वाभाविक बात है, आज के डेट में हर लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो प्ले स्टोर से जा कर के अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म को आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अनअकैडमी से आपको जुड़ने का एक मौका मिल सकता है। चलिए मैं अपने विषय में बात करूंगा कि मेरा नाम श्रवण कुमार है। 8 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस यूपीएससी पढ़ाने का, मुखर्जी नगर। मास्टर डिग्री विद इकोनॉमिक्स, मेरा मास्टर डिग्री है इकोनॉमिक्स में। और एक्स इंटरव्यूअर ऑफ द यूपीएससी 2014 और 2015 लगातार इंटरव्यू, और 2021 में मेंस है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। और डायनेमिक अप्रोच के साथ पूरा पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से 5-6 सालों में यूपीएससी का ट्रेंड बदला हुआ है, उसी अप्रोच के रख करके पढ़ाने का पूरा मेरा प्रयास होता है कि ताकि आप सफल हो जाएं। अगर मेरे टेलीग्राम आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम लिंक है unacademy@श्रवण कुमार, ये सब कैपिटल लेटर में है, ध्यान रखिएगा, ये सब कैपिटल लेटर में है। तो कैपिटल लेटर में जुड़ करके यहाँ से आप जो है कि पीडीएफ जो है कि प्राप्त कर सकते हैं। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि दिखाया है, टॉप 100+ टॉप एजुकेटर, अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का ले लेते हैं तो इन टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का एक बार मौका ज़रूर मिलेगा। एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेता है तो वह किसी विशेष एक टीचर से ना पढ़ करके, वह इतनी आज़ादी होती है कि वो किसी भी टीचर के साथ वो इंटरफेरेंस कर सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं मुन्नाल सर को, रोमन सैनी सर को, तो ये हमारे टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं जो कि अनअकैडमी का एक आधार तय करते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन पे। तो देखिए, प्लस वाले का सब्सक्रिप्शन 12 महीने का है और 24 महीने का। प्लस अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसकी फ़ी है टोटल 44,000 रुपये। अगर मेरा रेफर कोड यूज करते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, 39,600 इसकी फ़ीस होगी। उसी प्रकार से 24 महीने का जो टोटल फीस है वो 64,000 रुपये है। यदि मेरा रेफर कोड @1 यूज़ करते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, इसकी टोटल फीस हो जाएगी 57,600। मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि आइकॉनिक लेने पर
आपको पूरा टीम जो है कि अनअकैडमी की टीम जो है कि पूरा सपोर्ट करती है, और प्लस जो है कि एजुकेटर भी, जिस एजुकेटर के नाम पर आप रेफरल कोड यूज करके जाते हैं, वो एजुकेटर भी आप प्रॉपर आपको जो है कि सपोर्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, जो कि 12 महीने की इसकी फीस है 64,000 रुपये। यदि मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं SK@12 तो 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। इसकी टोटल फीस हो जाती है 57,600। उसी प्रकार से 24 महीने की जो टोटल फीस है 99,000 रुपये है, और ये 24 महीने का है चूँकि, तो 99,000 रुपये। अगर मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ये फीस हो जाती है 89,100 रुपीज़। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आइकॉनिक वाले को ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि आपके पास एक एजुकेटर ऐसा होना चाहिए जो आपको गाइड करे, और पूरी टीम गाइड करती है कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसी करनी है, आपको PDF से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सब कुछ आपकी प्रॉब्लम को देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे। एक शेरो शायरी के साथ मैं हमेशा लेके आता हूँ आंसर राइटिंग में। तो आंसर राइटिंग में एक बहुत अच्छी जो मोटिवेशनल शायरी है, इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है। बुलबुल के परों में बाज नहीं होते, ध्यान से समझिएगा, मोटिवेशनल शायरी है। और कमज़ोर तथा बुज़दिल के हाथों में राज नहीं होते, जिन्हें पड़ जाती है झुक कर चलने की आदत, दोस्तों उन सिरों पर कभी ताज नहीं होते। तो कभी अपने आप को डोमिनेट मत करना, अपने सर को हमेशा ऊंचा करके एक ताज के रूप में उभरने का प्रयास करना, क्योंकि ऊपर लिखा ही गया है बिकम IAS, और इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म, इससे बड़ी कोई पोस्ट भारत में है नहीं अभी तक। तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप अपने को तरोताज़ा रखेंगे और खूब लगन से मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, और जल्दी से जल्दी IAS बनने का आपका जो एक सपना है, जो एक आप अपने लगातार अपने क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अनअकैडमी का सबसे बड़ा योगदान होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, आंसर राइटिंग प्रोग्राम बाय श्रवण सर। अब हम लोग आते हैं नियम पर। एक चीज़ आप समझने का प्रयास करिएगा कि सामान्य अध्ययन पेपर 2 जो कि पॉलिटी से संबंधित है, अब हम इकोनॉमिक का जितना बैक ईयर का क्वेश्चन था मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं समाप्त कर चुका हूं। अब हम सेकंड पेपर की बात करेंगे, और सेकंड पेपर में किस प्रकार से UPSC ने पिछले 7 सालों में क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चंस का एक अप्रोच तैयार करेंगे, और क्वेश्चन को कैसे लिखना है एक अप्रोच डेवलपमेंट करेंगे, ताकि आप मेंस के एग्जाम जब देने जाओ तो आपको किसी भी प्रकार का समस्या का सामना न करना पड़े। मैं आपको बता देना चाहता हूं बार बार कि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने एजुकेटर को इस प्रकार से ट्रेंड करके उतारता है कि बच्चों को किसी प्रकार की, स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो चलिए हम लोग रूल के हिसाब से चलने का प्रयास करते हैं कि आपको लिखना कैसे है। देखिए पहला हमारा रूल जो है कहता है कि प्रश्नों के आधार पर मुख्य बिंदु को पकड़ने का प्रयास करें। मैंने बार बार ये बताया है, यदि कोई प्रश्न होगा, यदि कोई प्रश्न या कुछ क्वेश्चन दिया होगा, तो इस क्वेश्चन में एक मूल बिंदु हो सकता है, मूल बिंदु हो सकता है, या एक से अधिक, या एक से अधिक मूल बिंदु हो सकता है, अधिक मूल बिंदु हो सकता है। बस ध्यान रखिएगा, अगर एक मूल बिंदु है तो आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। अगर एक से ज़्यादा होता है तो इंटरलिंक करना थोड़ी सी समस्या आ जाती है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। उसी चीज़ को मैं बिल्कुल समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ते समय आपको ये फाइंड आउट करना है कि उस प्रश्न में कितने मूल बिंदु दिए गए हैं। दूसरी बात है कि यदि आप मूल बिंदु को पकड़ लेते हैं तो उसे देखने का ये प्रयास करें कि भारतीय संविधान में यदि उसके संबंध में कोई सूचनाएं दी हैं तो उसे लिखें, और यदि उससे संबंध में कोई अनुच्छेद है तो अनुच्छेद को जोड़ करके पूरा लिखने का प्रयास करें। तीसरी बातें ये हैं प्रश्नों की मांग के आधार पर दूसरे प्रमुख बिंदु से इंटरलिंक करने का प्रयास करें। हमने क्या बोला, प्रश्न में ऐसा भी हो सकता है एक प्रमुख बिंदु हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ कई प्रमुख बिंदुओं को वो टच करे। तो आपको ध्यान देना ये बात कि पहला जो प्रमुख बिंदु होगा वो कहीं न कहीं दूसरे को इंटरलिंक करने का
प्रयास करिएगा, आप लोग प्रयास करिएगा, क्योंकि वो दूसरे से कनेक्टिविटी होता है जब ही ये क्वेश्चंस को फॉर्मेट किया जाता है। और ध्यान रहे कि कुछ प्रश्न जो होते हैं वह बिल्कुल व्यवहारिक होंगे, लेकिन उसके मूल को संविधान से जोड़ने का आप प्रयास जरूर करें। अब आपको मैं बता रहा हूँ, कई बार ऐसे यूपीएससी में क्वेश्चन करता है जो कि एकदम व्यवहारिक लेवल पे होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो रूट होता है, कहीं ना कहीं उसका जो रूट होता है, बस समझ की बात होती है कि उसको संविधान से आप कैसे जोड़ करके उसको देख सकते हैं। तो व्यवहारिक जो प्रश्न अक्सर जब पूछे जाते हैं यूपीएससी में, अक्सर जो पूछे जाते हैं वो समाचार पत्रों से होते हैं, अर्थात करंट अफेयर्स होते हैं। इसलिए समाचार पत्रों को पढ़ना बहुत आपके जीवन में आवश्यक हो जाता है, ताकि आपको हर चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो, हर चीज़ों के बारे में आप प्रॉपर जान पाएँ, तभी आप व्यवहारिक क्वेश्चन को जा करके बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप वो व्यवहारिक क्वेश्चन दिया गया है, अगर वो किसी अनुच्छेद से संबंध रखता है, तो प्रयास करें कि अनुच्छेद को आप लिखें कि किस अनुच्छेद से वह इंटरलिंक हो सकता है, किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है। फोर्थ बातें ये हो गई। पांचवी बातें अगर ध्यान देना है, पांचवी बातें क्या है, यदि प्रश्नों के संबंध में कोई केस अर्थात सुप्रीम कोर्ट का केस हो तो उसे जरूर लिखें, अन्यथा नहीं लिखें। अब आपको पता ही होगा कि कई बार लोग जो है कि क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है और करना चाहिए, लेकिन ये देखना होगा कि क्या आपको केस पता है या केस याद है, तभी आप ऐसे प्रश्नों को केस के अकॉर्डिंग टू आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए, क्वालिटी के साथ साथ व्यवहारिक पक्षों को भी पढ़ के चलना है। और व्यवहारिक पक्ष के लिए आपके पास मात्र एक साधन है, वो साधन है समाचार पत्रों को डेली पढ़ना। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो मैं आगे चलता हूँ, चलिए हम आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो हम करा चुके हैं, अब पहले क्वेश्चन पे हम बात नहीं करेंगे, हम उस क्वेश्चन पे बात करेंगे जो क्वेश्चन छूटा हुआ है, उस क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम लोग आगे बढ़ेंगे। खाप पंचायत का भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, डीपीएसपी भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2015 में पूछा गया है और 200 शब्दों में लिखना है। टोटल 12 अंक इस पर है, ध्यान रखिएगा। हर क्वेश्चन 12, कभी कभी 12.5 अंक का होता है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग समझते हैं, पहले ये ढूंढने का प्रयास करें। प्रयास क्या हम लोग करेंगे, प्रयास ये करेंगे, इसके पहले प्रमुख बिंदु को ढूंढने का प्रयास करते हैं। प्रमुख बिंदु को ढूंढने का प्रयास करते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं। नंबर 2, पहला तो ये हो गया। नंबर 2, अगर दूसरा प्रमुख बिंदु है, दूसरा प्रमुख बिंदु है, तो दूसरे प्रमुख बिंदु को भी ढूंढने का प्रयास करते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक दिन में ऐसा कभी प्रैक्टिस नहीं हो सकता है। आप बार बार जब क्वेश्चन को लिखोगे तो ऑटोमेटिक ऐसा एक समय आएगा कि आप पढ़ते ही क्वेश्चंस के मूल तथ्यों को आप पकड़ लेंगे, जिसको मेन की बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। तो चलिए प्रश्न को पहले हम लोग देखते हैं कि यद्यपि कंडीशन से उठाया है, परिसंघी सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है। बहुत अच्छी बात है कि परिसंघी सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है और वह सिद्धांत संविधान के आधारित अभिलक्षणों में एक है, परंतु कंडीशन लगाया है, यह भी इतना सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन परिसंघवाद, देखिए जरा ध्यान से, परिसंघवाद अर्थात फेडरलिज्म सशक्त केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल परिसंघवाद की संकल्पना के विरोध में है। इस पर चर्चा करें। अब बहुत अच्छी बात है, पहले ये बात हमें समझना है परिसंघवाद क्या होता है या परिसंघी व्यवस्था क्या होती है। तो पहला हमें मिल गया कीवर्ड, पहला जो हमें कीवर्ड मिल गया परिसंघी व्यवस्था, परिसंघी व्यवस्था, परिसंघी व्यवस्था क्या होती है पहला। और दूसरा हमारे पास मिल गया है परिसंघवाद, परिसंघवाद। दूसरी बात याद रखिएगा, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं हिंदी के अर्थों में बात करूँ तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक हो जाएगी। देखिए परिसंघवाद मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ अभी आप लोगों को,
मैं समझाऊंगा और मैं पढ़ करके समझाता भी हूँ। अगर हम परिसंघवाद की बात करते हैं या परिसंघी की अगर बात करते हैं या संघ की बात करते हैं, तो देखो अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको भी, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसका मीनिंग जो है कि अलग होगा, लेकिन हिंदी में देखा जाएगा तो मतलब सेम बातें होंगी, सबका सेम बातें होंगी। परिसंघी और संघ, संघ को इंग्लिश में यूनियन कहा गया है। क्या कहा गया है? यूनियन कहा गया है। लेकिन परिसंघी को जो है कि फेडरलिज्म कहा गया है। देखो दोनों चीज़ें फेडरलिज्म कहा गया है, लेकिन इसके मूल डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इस बात को समझना है कि परिसंघी क्या होता है और संघ क्या होता है। दोनों चीज़ों को अगर हम समझ जाएंगे तो हमें बहुत आसानी से चीज़ें पता चल जाएगी। देखो एक लाइन में समझाता हूँ। अगर परि का मतलब दिया हुआ है परिसंघी, परिसंघी का मतलब होता है जब दोनों जो है कि बिल्कुल स्वतंत्र हों, दोनों राज्य या दो व्यक्ति बिल्कुल आपस में एक दूसरे के ऊपर किसी का दबाव नहीं है, बल्कि दोनों जो है कि अलग अलग रूप से स्वतंत्र हैं, तो ऐसी व्यवस्था को परिसंघी कहा जाएगा। लेकिन संघ जहाँ पे यूनियन शब्द का प्रयोग हो जाता है, इसका मतलब कहीं न कहीं एक के ऊपर दूसरे का दबाव होता है, कहीं न कहीं एक के ऊपर दूसरे का दबाव होता है। तो यहाँ पे देखो परिसंघी सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है, बिल्कुल बात सत्य है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे लिखा गया सशक्त केंद्र पक्ष में झुका हुआ है, सशस्त्र के पक्ष में झुका हुआ है। इसका मतलब ये जो भाव निकल के आता है ये बताता हमें संघ की बातें, अर्थात यूनियन, यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे कि केंद्र का दबदबा जो है कि राज्यों के ऊपर बना होता है। और किस किस जगह बना होता है, आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर में इस बात को समझेंगे। तो थोड़ा से परिसंघ हम लोग समझ लेते हैं कि परिसंघ आखिर होता क्या है। देखो परिसंघ क्या होता है, बड़ा ध्यान से समझते चले हम लोग। परिसंघ देखो क्या होता है, दो चीजें समझे परिसंघ। देखो ऐसी राजनीति व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें दो या उससे अधिक लगभग पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र समझौता कर लें। अब मेरी बात को आप समझ गए, दो या दो से अधिक लगभग पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र जो है कि समझौता कर लें, इसी को कहा जाता है परिसंघ। बाकी विश्व के स्तर पर अगर उसकी बात की जाएगी तो कहीं न कहीं वो राष्ट्र को संबोधित करेगा, वो एक राष्ट्र को संबोधित करेगा, उसमें अलग अलग की बातें नहीं की जा सकती है। और संघों की तुलना में देखो जरा ध्यान से, यूनियन शब्द कहा गया, संघों की तुलना में परिसंघों के सदस्यों को अधिक स्वतंत्रता होती है। अब आप समझ गए ना कि परिसंघ में क्या होता है कि दोनों एकदम फ्रीडम होते हैं, फ्रीडम होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी के ऊपर किसी दूसरे की बाध्यता नहीं होती है। लेकिन जहाँ पे यूनियन शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, इसका मतलब कुछ जगहों पर केंद्र की शक्ति राज्यों के ऊपर ज़्यादा दिखाई देती है, केंद्र की शक्ति राज्यों की तुलना में ज़्यादा दिखाई देती है, इसे ही संघ कहते हैं। आइए जरा, परिसंघों में कभी कभी केवल नाम मात्र की केंद्रीय सरकार होती है। देख लो ध्यान से, केंद्रीय सरकार होती है जिसके पास कोई असली शक्तियाँ नहीं होती हैं। तो मुझे आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये बात पता चल गया होगा। परिसंघी और संघ, संघ को इंग्लिश में यूनियन बोलेंगे। जहाँ संघ शब्द आ जाता है इसका मतलब केंद्र की शक्ति का झुकाव कुछ ज़्यादा हो जाता है राज्यों की तुलना में। लेकिन जहाँ पे परिसंघी शब्द अगर यूज हो जाता है, इसका मतलब दोनों अपने विधायिका तथा अन्य कार्यों में वो अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र मानते हैं, चाहे वो प्रशासन से संबंधित हो, चाहे वो विधायिका से संबंधित हो, दोनों जगह अपने आप को हर राष्ट्र, हर राज्य बिल्कुल स्वतंत्र माने जाएंगे। लेकिन जहाँ पे संघों की बात होगी, इसका मतलब केंद्र की जो शक्ति होगी वो राज्य की तुलना में अधिक होगी, अर्थात राज्य के किसी भी कानून पर केंद्र सरकार अपने कानून को बना सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। बहुत अच्छा, देखो अलग अलग विशेषज्ञों संघों और परिसंघों की अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। दोनों का देखिए डिफरेंस क्या है, अलग अलग परिभाषा देते हैं, लेकिन यह कहा जा सकता है कि इन दोनों में अक्सर कुछ अंतर भी दिखाई देते हैं। वो अंतर क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। अंतर क्या है, परिसंघों के सदस्यों को परिसंघ छोड़ने की खुली स्वतंत्रता होती है। ध्यान रखिएगा, अगर परिसंघ के सदस्य हैं तो उनको खुली आज़ादी होती है कि वह अलग भी हो सकते हैं,
जबकि अगर संघों के सदस्यों को अक्सर छूट नहीं होती है। आप समझ रहे हैं ना। तो आज़ादी के बाद अगर भारत को देखोगे तो हमारे यहाँ यूनियन शब्द को अपनाया गया है, अर्थात किसी राज्य को इतनी स्वतंत्र नहीं है कि वो संघ से अलग हो जाए, लेकिन आज़ादी के बाद ये अपनाया गया है। ठीक है ना। उससे पहले आपने देखा होगा कई ऐसे राज्य अलग हुए, जो कि ये परिलक्षित करता है इससे पहले भारत में परिसंघीय व्यवस्था थी, लेकिन बाद में आज़ादी के बाद जब ये संघीय व्यवस्था को अपनाया गया तो इस समय किसी भी राज्य को इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो संघ से अलग हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके। परिसंघों की केंद्रीय सरकार की कोई भी फैसले को कोई भी सदस्य मानने से इनकार कर सकता है। ध्यान रखिएगा, परिसंघों की केंद्रीय सरकार की कोई भी फैसले को सदस्य मानने को इनकार कर सकता है, अर्थात जब उसके परिसंघीय व्यवस्था अगर दिखाई देगी या परिलक्षित होगी तो वह केंद्र के फैसले को न भी मान सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जबकि यदि संघ है तो केंद्रीय सरकार के फैसले के अक्सर संघ सदस्यों देश पे लाजिम होते हैं, अर्थात आप ये कह सकते हैं जब संघीय व्यवस्था हमारे यहाँ दिखाई देती है, संघ अर्थात यूनियन जैसी व्यवस्था दिखाई देगी तो वहाँ पे केंद्रीय शक्तियाँ ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं राज्यों के तुलना में। तो भारत एक यूनियन है, एक संघ है, संघ को अपनाया गया है। ठीक है ना। क्लियर हो गया मेरी बात इतनी। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आइए जरा अब हम लोग जो है कि आगे चल के इसके विषय के उत्तर में हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात, उत्तर लिखते हैं कैसे, अप्रोच। उत्तर लिखते हैं कैसे, उत्तर लेखन। दो बातें समझना है इसमें। अप्रोच क्या होगा, एक तो हमें परिसंघवाद समझना है, क्या है, और दूसरा समझना है कि संघ अर्थात केंद्र का झुकाव, केंद्र का झुकाव अधिक कैसे है। ठीक है, अर्थात प्रबल कैसे है। तो दो चीज़ों को हम लोगों को सीखने का प्रयास करेंगे। पहला चीज़ संघवाद। अगर हम आम शब्दों में इसको डिफाइन करें तो आप ये लिख सकते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों में किसी बात पर होने वाले तर्कसंगत, तर्कसंगत लिखना, तर्कसंगत विचार या विचार विमर्श, विचार विमर्श या बातचीत भी आप लिख सकते हैं, बातचीत, या किसी प्रकार के, या किसी विषय पे ऐसे लिखिएगा, या किसी विषय पर होने वाले विचार विमर्श, वार्तालाप या परिचर्चा, कुछ भी हो सकता है, को क्या कहा जाता है, परिसंघवाद कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। एक बार मैं बताना चाहूँगा, अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो unacademy@श्रवण कुमार, ये पूरा कैपिटल लेटर में है, ये पूरा कैपिटल लेटर में है, कैपिटल लेटर में है, तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है तो रेफरल कोड SK@12 आप यूज करके एडमिशन ले सकते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है अनअकैडमी की तरफ से कि इतना डिस्काउंट मिल रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि इसकी अनअकैडमी की फ़ीस बढ़ सकती है, तो अभी भी आपके पास अवसर है कि आप प्रयास करें कि आइकॉनिक प्लेटफॉर्म से जुड़ने का प्रयास करें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसमें काफ़ी आपको बेनिफिट होता रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए, तो आपने परिसंघवाद को आपने डिफाइन कर लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं, अर्थात
भारतीय संविधान संघवाद, भाषा, जातिगत, धार्मिक विविधता का परिणाम है। आपको ये पता होगा कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, भारत में अनेक जातिगत भी हैं, जातिगत व्यवस्था भी है, और भारत में धार्मिक विविधता बहुत ज़्यादा है। इस वजह से भारतीय संविधान में जो संघवाद को डिफाइन किया गया है, इसी परिप्रेक्ष्य में उसको डिफाइन किया गया है। क्योंकि अगर संघवाद, अगर यूनियन जैसा कंसेप्ट अगर भारतीय संविधान में न हो तो कोई भी राज्य किसी भी समय संघ से अलग हो सकता है। लेकिन संघवाद होने के कारण से, एक यूनियन होने के कारण से, किसी भी आधार पर, चाहे वो भाषा का आधार हो, चाहे वो जातिगत आधार हो, चाहे वो धार्मिक विविधता का आधार हो, किसी आधार पर किसी भी राज्य को इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो संघ से अलग हो जाए। मेरी बात समझ गए आप लोग। और भारतीय संविधान में संघात्मक होने के साथ एकात्मक स्वरूप भी दिखाई देता है। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी सब लोगों को, जिससे कि भारत में विविधता जैसी समस्या के लिए शामिल किया गया है। इसे अर्धसंघीय भी कहा जाता है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अर्थात जो यहाँ पे संघवाद लिया गया है या संघ लिया गया है, ये लिख सकते हैं, ये संघ जो लिया गया है इसका ही इंग्लिश मीनिंग जो है कि यूनियन। यूनियन का मतलब होता है केंद्र का पक्ष अधिक होना। क्लियर हो गया मेरी बात इतनी क्लियर हो चुकी है सभी लोगों को? तो मुझे फटाक दे बताइए कि हाँ सर क्लियर हो गया है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। सर्वोच्च न्यायालय में भी इसकी पुष्टि की है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में के 7वीं अनुसूची, याद रखिएगा सभी लोग, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा के आधार पर केंद्र एवं राज्य की दोहरी पद्धति है, जो कि लिखित संविधान, नंबर दूसरा संविधान की सर्वोच्चता, नंबर तीसरा द्विसदनी व्यवस्था,
चौथा एकल नागरिकता, पांचवा सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय शासन की संघीय रूप प्रदान करता है। क्लियर है? आपने देखा होगा भारत का एक लिखित संविधान है और भारत के संविधान की सर्वोच्चता है और भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है और एकल नागरिकता है और सर्वोच्च न्यायालय भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक ही है और भारत की यह शासन संघीय रूप को क्या करता है? प्रदान करता है। यहाँ पे पूरा का पूरा संघीय रूप दिखाई देता है। जैसे अगर आपको लिखना है तो आप लिखिएगा जैसे नंबर 1 संविधान संशोधन को संसद बिना राज्यों की अनुमति के ही पास कर सकती है। ठीक है, ये भी किसको बताती है? एकात्मक व्यवस्था को रिप्रेजेंट करती है, परिलक्षित करती है। नंबर 2 एकीकृत न्यायपालिका। नंबर तीसरा राज्यपाल की नियुक्तियां। नंबर 4 अखिल भारतीय सेवाएं। और नंबर 5 भी आप देख सकते हैं, भारत में कर व्यवस्था। नंबर 6 भी आप लिख सकते हैं, आपातकाल का प्रावधान। ठीक है, इत्यादि भारतीय संविधान ने भारतीय विविधता, एकता एवं अखंडता की सुरक्षा तथा कल्याणकारी दायित्व 9 स्वतंत्र भारतीय राष्ट्र, आगे लिखता हूं दिखाई नहीं देगा, भारतीय राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए केंद्र को राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, जो कि भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था को परिलक्षित करता है तथा साथ साथ एकात्मक व्यवस्था भी
दिखाई देती है। क्लियर हो गया? आप इसको एंड आंसर लिख दीजिएगा। मुझे लगता है कि सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा, किसी प्रकार की दिक्कत होने की संभावना नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर आंसर आपका हो सकता है। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं केंद्र की जो शक्तियाँ हैं वो राज्यों पर ज़्यादा दिखाई देती हैं कई बार। ठीक है ना? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन 7वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में दिवाली के दौरान पटाखे जलाने में विधिक विनिमय भी शामिल है? इस पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और इस संबंध में शीर्ष न्यायालय के निर्णय और निर्णयों के प्रकाशन में चर्चा कीजिए। यह भी क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अभी जैसा कि आपने देखा होगा, इस बार जो कि कोविड-19 का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ जो है कि मना कर दिया था कि इस बार दिल्ली में पटाखे नहीं छोड़े जाएं। ठीक है? और कई जगह पे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा प्रतिबंध भी लग गया था दिल्ली में, दुकानों पर किसी ने बेचा उसको पुलिस वालों ने पकड़ करके ले गए, उस पर कार्रवाई भी किया गया। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन भी अप्रोच आपको कैसे रखना है ध्यान रखिएगा, इसमें क्या क्या चीज़ शामिल करेंगे। तो आइए जरा प्रमुख बिंदुओं को हम लोग पकड़ने का प्रयास करते हैं। प्रमुख बिंदु पहला कहता है कि स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में दिवाली के दौरान पटाखे जलाने में विधिक विनिमय भी शामिल है। इस पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के और इस संबंध में शीर्ष न्यायालय के निर्णय। अब इसमें प्रमुख बिंदु क्या है आप पहले पकड़ेंगे, अनुच्छेद 21 क्या है पहला, और दूसरा ये पकड़ना है कि स्वच्छ पर्यावरण के साथ साथ ये मानव पे क्या प्रभाव पड़ेंगे। यहाँ लिखना है दूसरा पॉइंट जो है कि स्वच्छ पर्यावरण के साथ साथ मानव पर क्या प्रभाव होगा, जोड़ के देखिएगा आप लोग। और नंबर तीसरा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। ये तीन चीज़ों के विषय में आपको जानकारी बेहतर होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं कि अगर पटाखे जलाए जाते हैं दिवाली के समय तो उससे जो है कि प्रदूषण जो होगा स्वच्छ पर्यावरण को कैसे प्रभावित करेगा और उसके साथ साथ मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पे दूसरी बात दिया गया कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 क्या कहता है, इस बात की चर्चा हम लोग करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हम लोग इस पर डिफाइन कर देंगे और बता देंगे। इस प्रकार से जो है कि इस क्वेश्चन का आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग जो है कि आगे हम लोग अब बात करते हैं। तो पहली बात अप्रोच हमने बताया, अप्रोच 2-3 रखना है कि पहली बात अनुच्छेद 21 क्या है और पर्यावरण पे प्रभाव तथा साथ साथ आप लिख सकते हैं साथ साथ मानव पर प्रभाव क्या होगा इसका, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। ठीक है? क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आइए जरा हम लोग 21 को डिफाइन कर लेते हैं। अनुच्छेद 21 क्या, अनुच्छेद 21 में देखो भारतीय संविधान के, लिखता हूं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कोड में लिखता हूं जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। यहां तक क्लियर हो गया? और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने, यहां मैं लिखता हूं आगे, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में
अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ जीवित रहना ही नहीं केवल, बल्कि गरिमा में ध्यान रखिएगा जीवन होना चाहिए। अब आप सोचो कि गरिमामय जीवन को क्या डिफाइन किया इन्होंने। अब यहां पे लिखता हूं गरिमामय जीवन के लिए पहला स्वच्छ पर्यावरण, होना चाहिए। नंबर दूसरा, स्वच्छ पानी प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा, प्रदूषण युक्त होना चाहिए पर्यावरण, ठीक है। अब आप क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। इसका मतलब जब अगर पटाखे जलाए जाएंगे तो उससे क्या पैदा होगा, धुएं पैदा होंगे। तो धुएं से क्या होगा, इन्वायरमेंट प्रदूषित होगा। इन्वायरमेंट जब प्रदूषित होगा तो मानव जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल से मूल आपको समझना है। इसी संबंध में ध्यान से देखो, इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के आयाम को और विस्तारित किया। बहुत अच्छी बात है, और विस्तारित किया और कहा कि, ध्यान से समझते चलिएगा, और कहा कि स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण युक्त जल, मुक्त जल लिखना, मुक्त जल। तीसरा, स्वच्छ वायु। चौथा, खतरनाक उद्योगों से मानव जीवन की रक्षा की जा सकती है। क्लियर। इस कारण से 3 बच्चों द्वारा, ये सुप्रीम कोर्ट ने देखा, 3 बच्चों द्वारा पटाखे जलाने पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। एक केस हुआ था, ध्यान रखिएगा, कि 3 बच्चों द्वारा क्या किया गया था, पटाखे जलाने पर उनको पकड़ा गया था, तो उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या था, जरा ध्यान से समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि पटाखे जलाने से आम आदमी
कि धार्मिक उत्सव मनाने से अधिकार पर हस्तक्षेप होगा। सीधा कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि पटाखे जलाने से आम आदमी के जीवन के उत्सव मनाने के अधिकार पर हस्तक्षेप होगा। और इस प्रकार से विभिन्न समुदायों के सांस्कृतिक, क्रियाकलापों के प्रति असंवेदनशील भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे जलाने पर रोक लगाई। ठीक है। और कहा कि नंबर 1, पटाखे जलाने से आम आदमी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और दूसरा, इससे संबंधित लोगों को जागरूक करना होगा। ठीक है। और तीसरी बात उन्होंने कहा, बच्चों को पटाखे के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए ताकि उन्हें प्रदूषण की समस्या से रोका जाए। 2 बातें। और तीसरी बातें, इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। तथा लास्ट लाइन, तथा उद्योगों को, जो ऐसे उद्योग जो ये सारी चीजें बनाते हैं, उद्योगों को भी पटाखे के निर्माण के नियमों का पालन किया जाए। आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो ये यहाँ पे आप एंड कर सकते हैं, आंसर को एंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड कर सकते हैं, आंसर को एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप। इस प्रकार से जो है कि किस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य और उनके वायु प्रदूषण का कारण बनता है और किस तरीके से मानव जीवन प्रभावित होता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को लेकर के क्या कहा, किस प्रकार से जो है कि
उनको बाधा पहुंचा सकता उनके जीवन को, तो उन्होंने आर्टिकल 21 को उठाया और बोला कि मानव का जीवन सिर्फ जीने से नहीं होता है बल्कि गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, ताकि उसको हर तरीके से सुरक्षा मिलनी चाहिए। जो कि पटाखे से उन्होंने बोला कि उनकी सुरक्षा बाधित होती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर प्रतिबंध लगाने का पूरा प्रयास किया। मेरी बात समझ में आ गई सबको? मेरी बात सबको समझ में आ गई? चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, आप वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक्य भी आता है? भारत की फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों में तनिक भिन्न स्तर पर क्यों हैं? चर्चा करें। बहुत सुंदर क्वेश्चंस है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में हम मूल बिंदुओं को पकड़ते हैं। पहले ऐसे क्वेश्चंस को हम मूल बिंदुओं को पकड़ते हैं, मूल बिंदु को पकड़ते हैं। पहला मूल बिंदु क्या है? वाक्य अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, क्योंकि पहले दे दिया है वाक्य अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की संकल्पना, ये दे दिया है, तो मैं यहाँ पकड़ के रख के चलना पड़ेगा। तो पहले वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब ये देखेंगे ये है क्या? नंबर दूसरा, फिल्म अभिव्यक्ति क्या है? फिल्म अभिव्यक्ति। दो चीजें देखना हमें है, तो बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को हमें लेके चलना है। पहले ये डिफाइन कर लेना हमें कि वाक्य अभिव्यक्ति क्या है, वाक्य अभिव्यक्ति स्वतंत्रता क्या है, और कैसे जो है कि तनिक भिन्न है। जो फिल्म अभिव्यक्ति है इससे तनिक भिन्न है। क्या घृणा शब्द भी इसमें आता है, इस परिधि में आता है? इसी को डिफाइन करना हम लोगों को है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए क्वेश्चंस को हम लोग आगे चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को फॉर्मेट बनाता हूं। एक तरफ वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा देखेंगे फिल्म अभिव्यक्ति कैसे भिन्न है, इस बात को हम लोग समझने चलेंगे। तो पहले देखते हैं वाक् अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। देखो, वाक् अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिक का मौलिक अधिकार है। क्या भैया? ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इसके तहत अब यहां लिखना है, इसके तहत व्यक्ति अपने विचार, भाव तार्किक रूप से प्रकट कर सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? तार्किक रूप से प्रकट कर सकता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो चलिए दूसरी बातें हमें यह देखना पड़ेगा, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र व्यवस्था का अभिन्न अंग है, जो कि नागरिकों तथा राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मुझे बताइए।
और यहाँ और लिख सकते हैं, और सरकार ने समाज की एकता, समानता, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रतिबंध भी लगा सकती है। याद रखिएगा, प्रतिबंध भी लगा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखिएगा। सब चीज़ की आज़ादी है, बोल सकते हैं, गाली नहीं दे सकते किसी को, आपको आज़ादी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं जिसके कारण कि वो आपकी वजह से कुछ दूसरा कार्य कर बैठे। तो आपकी आज़ादी है, आप बोल सकते हैं, लेकिन आप मर्यादा में बोल सकते हैं। अगर आप मर्यादा से बाहर जाएंगे तो सरकार उस पर क्या करेगी, प्रतिबंध भी लगा सकती है, जो कि व्यक्ति के समूह के लिए, यहाँ लिखता हूं, जो कि व्यक्ति के समूह के लिए, जो कि व्यक्ति के समूह के लिए। पहला, प्रतिबंध घृणा वाक्य, घृणा वाक्य, और दूसरा लिंग, और तीसरा संस्कृति, और चौथा विश्वास, जिसे कानून द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्लियर? क्योंकि अब यहां पे लिखता हूं, क्योंकि भारतीय समाज में अधिकतम विविधता विद्यमान है। क्वेश्चन को पकड़ के बढ़िया तरीके चलिएगा। और राजनैतिक दल इस विविधता का लाभ उठाकर अपने हितों की पूर्ति करते हैं। समुदाय की, जो कि ऐसे लिखिएगा, जो कि समुदायों में विद्वेष पैदा करते हैं। ठीक है, इसलिए अब यहां पे कंडीशन आता है, ऐसे में या इसलिए, ऐसे में विचार अव्यक्त की स्वतंत्रता के तहत घृणा वाक्य को सम्मिलित किया गया है, सम्मिलित नहीं किया गया है। ऐसे लिखिएगा, सम्मिलित नहीं किया गया है। क्योंकि इससे समाज या इसे समाज द्वारा अस्वीकार किया गया है, जो कि राष्ट्रहित में भी हो सकता है।
ठीक है। राष्ट्र अहित में हो सकता है, हित में नहीं, राष्ट्र के अहित में हो सकता है। और इसी क्रम में अगर हम फिल्मों की बात करें तो भारतीय फिल्मों का संबंध साहित्य से है, ठीक है, और समाज के आईने के रूप में प्रस्तुत करता है। समाज में वही या समाज में घटी घटनाओं को उजागर करता है। क्लियर? और यह मनोरंजन का भी एक साधन है। क्लियर? अतः यहां लिख देता हूं आप लोग आंसर। अतः यह संवैधानिक मान्यता से परे है। फिल्मों को विचार, अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में संवैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त है। क्लियर हो गया? अर्थात यहां पर जो है कि विचार और व्यक्ति के लिए माध्यम से संवैधानिक मान्यता फिल्मों को नहीं प्राप्त है, लेकिन फिर भी लिख सकते हैं आप, लेकिन फिर भी सेंसर बोर्ड की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आगे लिख सकते हैं लोक व्यवस्था की स्थापना के लिए आपत्तिजनक विषय वस्तु के लिए न्यायालय में अपील की जा सकती है। एंड आंसर। तो ये पूरा का पूरा जो है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों का अप्रोच आपको इस तरीके से रख करके काम करना है, जिससे पूरा का पूरा जो है कि आपका आंसर कंप्लीट है। तो चलिए ठीक है, इतना टाइम हो गया है और ये सारे तीनों क्वेश्चन हमने करा दिया है। आप प्रॉपर तरीके से इसको देख लीजिएगा, नोट पॉइंट कर लीजिएगा, अप्रोच आपको कैसे रखना है और इसी आधार पे आपको क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लासेस मिलेंगे, तब तक के लिए ज़रा धन्यवाद हम लोग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मिलेंगे।